फ्रेंड्स एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहेगा आपका हिंदी का। जितने भी मॉडल पेपर अब तक हमने आपको करा दिए उसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। इसमें सभी आपके जो क्लासेस हैं वो लगातार आपको अपडेट कर दी गई हैं। बाकी ये जो पेपर है हिंदी का, ये आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपको 25 नंबर का ये पेपर होता है। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़ सके। परीक्षाएं आपकी पता ही है सितंबर माह में संभावित हैं। ठीक है, सितंबर में आपकी परीक्षाएं संभावित हैं। बहुत जल्दी आपके एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी अभी से कर लीजिए। समय बिल्कुल नहीं बचा है, अभी से आप अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे परीक्षा में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अभी आगे हम आपको बता भी देंगे कि ये पीडीएफ फाइल, ये जो मॉडल पेपर है उसे आप कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने की भी फुल आज़ादी आपको दे दी गई। प्रश्न संख्या 1 है, मृत्यु की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जो व्यक्ति मृत्यु की इच्छा रखता हो उसके लिए आप एक शब्द क्या कहेंगे, ये यहाँ पर आपको बताना है। क्या कहेंगे, तो मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा आपका मुमूर्षु। क्या होगा, मुमूर्षु। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या है 2, लोकायतन के रचनाकार कौन है। ठीक है, लोकायतन किसकी रचना है ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद्र जी की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी की। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। ठीक है, लोकायतन किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर, प्रत्येक शब्द में। ठीक है, एक शब्द है यहाँ पर प्रत्येक। ठीक है, एक शब्द है यहाँ पर प्रत्येक। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ में लगता है, उपसर्ग स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत में लगता है। प्रत्येक कैसे बनता है, प्रति प्लस 1 से। ठीक है, प्रति प्लस 1 से आपका जो प्रत्येक है ये बनता है। ठीक है, तो उपसर्ग कहाँ पर लगता है, स्टार्टिंग शुरू में। तो प्रति क्या होगा, इसमें उपसर्ग होगा। प्रति क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, उपसर्ग ही पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग कि यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में लगता है, तो प्रति इसमें क्या है, ये उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्येक को अगर आप अलग अलग करके लिखेंगे तो प्रति प्लस 1 होगा, तो प्रति जो है इसमें वो उपसर्ग रहेगा आपका। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। तो आप बताएंगे कि ये ईशान कहलाती है। क्या कहलाती है, ईशान कहलाती। पूर्व उत्तर के बीच की दिशा ईशान। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर। अब बढ़ाएं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 है, रचना का क्या अर्थ है। ठीक है, रचना का क्या अर्थ है। रचना का अर्थ होता है निर्माण करना, किसी भी चीज़ को बनाना या सजाना या नए सृष्टि करना। तो ये सारे के सारे जो अर्थ हैं ये रचना के हैं। तो आप लगाएंगे उपयुक्त सभी विकल्प। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन बहुत सही हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम आपको बता देते हैं यहाँ से कि अति लघु प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं और आप इस पीडीएफ फाइल यानी कि इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाकर आप सभी क्लासेस के मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप शेयर जरूर करते रहिएगा इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स और भाई बहनों के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 6 है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है परंतु हिंदी भाषा में उनका ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उन्हें आप तत्सम शब्द कह देते हैं। और ये शब्द संस्कृत के होते हैं। ठीक है, संस्कृत शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं ज्यों के त्यों। ठीक है, जैसे संस्कृत में बोले जाते हैं, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं, सेम टू सेम उन्हें हिंदी में भी लिखा जाता है, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, भातृत्व हो गया, मातृत्व हो गया, पैतृक हो गया, अग्नि हो गया, पितृ हो गया, निरप हो गया, कृपाल, ये सारे के सारे शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और ये संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें तत्सम शब्द कह जाते हैं। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ाने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 7 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आँख खुलना, मुहावरा 1। ठीक है, आँख खुलना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आँख खुलना इस मुहावरे का अर्थ होगा भैया होश में आ जाना, एकदम आँखें खुल गई मतलब ये बच्चा एकदम होश में आ गया। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है। ठीक है, वाक्य में किस तरह से प्रयोग करेंगे, जब तक अजय जुए में लगातार हार कर कर्ज में नहीं आ गया तब तक उसकी आँख नहीं खुली। ठीक है, आँख नहीं खुली। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 8 है, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया का क्या अर्थ है, वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो। ठीक है,
वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या किसी शब्द का वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया भी गया है जैसे नहाना, बैठना, लिखना। ठीक है, कहीं ना कोई कार्य ही हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है कार्य। क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 9 है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और वे कैसे हो जुड़े हों, और से जुड़े हों, यद्यपि से जुड़े हों, बल्कि, तथा, परंतु, अतः, इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कह देते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस, एक वाक्य यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, वर्षा हो रही है और। ठीक है, ये दो शब्द हैं, पहला वर्षा हो रही है, दूसरा आपका सड़कों पर पानी भर गया। इन दोनों शब्दों को और शब्द से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि वे और शब्द से जुड़े हों, यद्यपि से जुड़े हों, बल्कि से जुड़े हों, तथा से जुड़े हों, परंतु जुड़े हों। तो यदि इन शब्दों से दो वाक्य जुड़े हों, ठीक है, पहला वाक्य ये, दूसरा वाक्य ये, इन दोनों को इन शब्दों से अगर जोड़ा गया हो तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? संयुक्त वाक्य कह देते हैं। ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कह देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 10 है, उप और प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। अब आपको पता ही है जो उपसर्ग है वो वाक्य यहाँ पर शब्द की स्टार्टिंग में लगते हैं। ठीक है, शब्दांश के स्टार्टिंग में लगते हैं, उपसर्ग शुरुआत में लगते हैं। तो चलिए उप से बना दीजिए उपग्रह। ठीक है, उप से क्या बना? उपग्रह, और उप से उपनाम। ठीक है, उप से उपग्रह, उप से बन गया आपका उपनाम। इसी तरह प्रति से प्रतिवर्ष और प्रतिघात और प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक अभी ऊपर आपने देखा होगा उसमें भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ था, इसमें भी क्या है? प्रति उपसर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, प्रति प्लस एक। ठीक है, तो प्रति इसमें क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग बना देना है, कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात है नहीं, आराम से करना है पेपर को। प्रश्न संख्या 11 है, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि अयोध्या सिंह हरिऔध। अयोध्या सिंह हरिऔध इनका पूरा नाम है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या अब आपसे 11 के बाद 12 आ चुका है और यहाँ से लघुत्तरी प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएं और एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जीवनी क्या होती है? जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो। जैसे आपकी जीवनी, आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वह उसे जीवनी कहा जाता है। ठीक है, आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है, लाइफ साइकिल के बारे में, तो उसे क्या कहा जाता है? जीवनी। क्या कह देते हैं आप? जीवनी। ठीक है, या जीवन परिचय, जो कुछ भी हो उसे जीवनी कह देते हैं यदि कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है हमारे बारे में। लेकिन यदि उसी चीज़ को हम स्वयं लिखें, अपने बारे में हम खुद लिखें, तो उसी को हम कह देते हैं भैया आत्मकथा, मतलब खुद की कथा। ठीक है, तो लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है। आत्मकथा में क्या होता है? लेखक अपने बारे में स्वयं लिखता है। ठीक है, जैसे आप अपने बारे में स्वयं लिखेंगे तो वह आत्मकथा हुई, और यदि आपके बारे में कोई और लिखता है, ठीक है, तो वह जीवनी हुई। ठीक, तो आगे यहाँ बताया गया, आगे देख लीजिए। बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी, या आप कह दीजिए अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे यहाँ पर बाबरनामा कहा जाता है। ठीक है, बाबर ने ये खुद लिखी थी तो ये आत्मकथा हुई। ठीक है, बाबर ने खुद से लिखेगा तभी आत्मकथा होगी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति खुद से लिखेगा तभी वह आत्मकथा होगी, इसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, इसके बाद है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है। ठीक है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है, लेकिन ये उन्होंने नहीं लिखी, हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखी, ये किसी दूसरे राइटर ने लिखी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये क्या है? ये जीवनी है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जीवनी का नाम है। अगले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या है आपका 13। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या है आपका? 13। ठीक है, ये क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, ये आपकी जीवनी होगी। ठीक है, और ये आत्मकथा होगी। ठीक है, जीवनी और आत्मकथा दोनों के एग्जाम्पल आपको दे दिए। आत्मकथा है और ये आपकी जीवनी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण में शास्त्र और वाचन का क्या महत्व है? तो बस शास्त्र और वाचन शिक्षण का वह चरण है जिसमें बहुत से बालक के व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें या बोलें। ठीक है, जैसे प्रार्थना को बालकों के द्वारा एक साथ बोलना, जब तक विद्यार्थी किसी अंश को बोलकर नहीं पढ़ेगा तब तक उसकी ध्वनि संबंधी, ठीक है, संबंधी कमियों और वाचन संबंधी त्रुटियों का पता नहीं लग पाएगा। त्रुटियों का पता लगाने पर ही उसका संशोधन संभव है, उससे पूर्व नहीं। ठीक है, तो ये वाचन शिक्षण का यहाँ पर महत्व है। बाकी अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। कबीर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल दीजिए। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय इनका। महात्मा कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे, यानी कि प्रमुख कवि थे। आपके जन्म और मृत्यु के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद भी है। ठीक है, जो विद्वानों ने जो बताया है, किसी ने थोड़ा अंतर बताया है, फिलहाल देख लीजिएगा यहाँ पर।
तथापि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर आपका जो जन्म है वो सन 1398 ईस्वी में है, ठीक है। कितना? सन 1398 ईस्वी में वाराणसी में, और मृत्यु सन 1518 ईस्वी के मगहर में हुई थी, ठीक है। ये जो यहाँ पर जानकारी ली गई है, सन 1398 ईस्वी में जन्म हुआ था वाराणसी में और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ये जो जानकारी है वो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो मंजरी पुस्तक प्रकाशित की जाती है उसमें ये जानकारी प्रकाशित की गई है, जिसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को और हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 15, मुहावरे से आप क्या समझते हैं? तो मुहावरा क्या है? मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत, ठीक। इसके बाद बताया गया कि मुहावरा सहज तथा नैसर्गिक होता है, इसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुहावरा में प्रयुक्त होने वाले किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर मुहावरे का जो सौंदर्य और जो भाषागत अर्थ है वो खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है, ठीक है। मुहावरे को आप मुहावरे की तरह ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक। प्रश्न संख्या 16, कहानी शिक्षण की उपयुक्तता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो बालक जो है कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन है। तो प्रश्न यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। प्रश्न और अगला पॉइंट है यहाँ पर, कहानी शिक्षण का एक रुचिकर साधन है। कहानी जो है वो शिक्षण का एक रुचिकर साधन है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। क्या होता है? समास में दो समासिक पद होते हैं और उसमें वह दोनों पद यदि प्रधान हो किसी समास में, लेकिन दोनों पद अपने अर्थ साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे नीलकंठ, ठीक है। ये यहाँ पर एक शब्द है और ये शब्द कौन सा है? ये किसमें कौन सा समास होगा? इसमें बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि जो नीलकंठ यहाँ पर जो शब्द है इसका अर्थ है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, ठीक है। कौन? शिव, ठीक है। कौन? शिव। तो ऐसे में इसी का तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। यानी कि नीला और कंठ दोनों ही अपने अर्थ को प्रकट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं और इन शब्दों से क्या हो रहा है? एक तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, ठीक है। तीसरा अर्थ क्या है? शिव, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनसे तीसरा अर्थ निकल कर आए और तीसरा अर्थ की यहाँ पर प्रमुखता हो, प्रधानता हो, तो वहीं पर क्या होता है? आपका बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, दशानन। दशानन का अर्थ क्या है? 10 हैं मुख जिसके, ठीक है। जिसके 10 सिर हैं, ठीक है, या 10 मुख हैं, ठीक है, कह सकते हैं जिसके 10 मुख हैं, ठीक है। तो 10 मुख वाला कौन है? रावण। तीसरा जो शब्द है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इसमें क्या अर्थ निकल कर आ रहा है? तीसरा शब्द जो कि मेन अर्थ को प्रकट कर रहा है, मुख्य अर्थ को प्रकट कर रहा है, ठीक है। वह कौन है? वह रावण है, जो इसके 10 सिर हैं, ठीक है, या 10 मुख हैं। तो दशानन का मतलब क्या है? 10 हैं मुख जिसके, अर्थात वह कौन है? वह रावण। तो वह तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है, यानी कि तीसरे शब्द को, ठीक है। यहाँ पर 10 को भी यहाँ पर प्रमुखता नहीं दी गई है, मुख को भी प्रमुखता नहीं दी गई है। यहाँ पर तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है, ठीक है, जो कि छुपा हुआ है, ठीक है। तो वही क्या है? यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास है, ठीक। तो तीसरे अर्थ को, दोनों शब्दों के अर्थ को छोड़कर कोई तीसरा विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास आपका हो जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक को उदाहरण सहित संक्षेप में फटाफट बता दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। कारक क्या है? संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे हम कारक कह देते हैं। और कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। पहला होता है आपका कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पाँचवा अपादान और छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन, ठीक है। यहाँ पर अपादान, ठीक है, अपादान देखेंगे, यानी कि 5वें नंबर के कारक के बारे में आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है, उदाहरण सहित। तो अपादान कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से, ठीक है। अपादान कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, ठीक है। और इससे क्या होता है? अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, ये क्या है? ये अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, जिसका भाव अलग होने से, डरने और शर्माने से है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया, ठीक है, मैं शेर की दहाड़ से डर गया। तो ये सारे के सारे क्या है? ये यहाँ पर आपके अपादान कारक हैं, ठीक। तो अगला प्रश्न अब यहाँ पर समाप्त हुआ और यहाँ से आपके क्या ये उत्तर कुछ आंसर की आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई, हमने आपको पहले ही बताया था। बाकी अदर सारे जितने भी मॉडल पेपर हैं वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर ही प्ले लिस्ट बनाकर दे दिए गए हैं, तो फटाफट जाकर आप उन क्लासेस को भी अटेंड कीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।